तो हम कुछ रिवीजन करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है शायद थोड़ा बहुत, बुक्स आप सबके पास होंगी, तो हम लोग एक बार देखें कि क्या हम पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लास थोड़ा सा टफ रहता है। हाँ मैम, फील नहीं आती है इसमें क्लास वाली। बाकी तो ये कि हम भी बोले और आप भी बोले तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ है कि सिर्फ मुझे ही बोलना है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कितना समझ में आया, बीच में कहीं प्रॉब्लम है? नहीं, हम बीच बीच में मैम बोलते रहेंगे ना, आपको वापस से पूछनी है तो, लेकिन जैसा भी है हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट आपका, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या वो ऐड होना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डीन मैडम बना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है, एक ऐसा करार जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। एन एग्रीमेंट enforceable by law is contract। ठीक है, एग्रीमेंट के इन्फोर्सेबल होने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए? कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल तब होगा जबकि उसमें 5 जरूरी बातें हों। क्या बातें थी? फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंट पार्टी और नॉट बार्ड बाय एनी लॉ। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। इनमें से कई चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि कॉम्पिटेंट पार्टी, सक्षम पक्षकार जो कि मेजर हो, साउंड माइंड हो और किसी भी कानून के द्वारा संहिता करने के लिए इनकॉम्पिटेंट घोषित ना हो। इसी तरह से हम स्वतंत्र सहमति के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्र सहमति ऐसी सहमति जो कि प्रपीड़न, भूल, असमय कसर, कपट या दुर्व्यवदेशन से ना ली गई हो। फिर हम विधिपूर्ण उद्देश्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि विधिपूर्ण उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो कि किसी विधि के उद्देश्य को या विधि के प्रावधानों को डिनाय ना करता हो। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कंसिडरेशन के बारे में। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बिना कंसिडरेशन के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही वॉइड होगा। कंसिडरेशन कोई भी जब वचन दाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, करता है या करने से विरत रहता है या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, वृत्ति या वचन जो है वो प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, ये कंसिडरेशन के डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिडरेशन जो है वो जो डेफिनेशन में लिखा है कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब ये है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी भी दे सकता है या कोई उसके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। तो इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये है कि कंसिडरेशन कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में यह है कि कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिस की तरफ से ही लिया जाता है। इस डेफिनेशन में हमने देखा है कि कोई कार्य कर चुका है या करता है या करने का वचन देता है। इसका मतलब यह है कि कंसिडरेशन जो है वो तीनों काल में, तीनों रूप में हो सकता है, भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में। कोई कार्य भी हो सकता है या वृत्ति भी हो सकती है। वृत्ति का मतलब होता है एब्स्टिनेंस, कि कोई कार्य नहीं करना। वृत्ति का मतलब, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य नहीं करना। ठीक है, तो जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, एक बार एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। वैसे बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था तो थोड़ा बहुत इसमें जो रह गया है हम उसको देखने के लिए पहले पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो कंसिडरेशन में की डेफिनेशन जो है उसमें यह है कि
एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वचनकर्ता की इच्छा पर होता है, ठीक है, जो वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। अब ये है कि कंसिडरेशन, एक हमने टॉपिक पढ़ा था इसमें एक कि प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, या उसी को कहते हैं कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, मतलब कि संविदा के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। दोनों ही चीजें एक ही है। अगर एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि संविदा के संसर्ग का सिद्धांत क्या है, मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या संविदा के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, मतलब कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो दोनों का एक ही आंसर होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है और एक ही आंसर है। इसका आंसर ये है, इसमें ये लिखना होता है आपको कि जनरली ये होता है, एक नॉर्मल प्रिंसिपल ये है, चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड हो, कि एक ऐसा पक्षकार जो कि संविदा का पार्टी नहीं है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, वो संविदा को परफॉर्म कराने के लिए वाद नहीं ला सकता। मतलब संविदा के लिए प्रतिफल तो कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। प्रतिफल के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉमिसी की तरफ से ही प्रतिफल दिया जाए, प्रतिफल कोई और भी दे सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म वही करवा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा सकता। जैसे कि संविदा ए और बी के बीच में हुई है। ए कहता है बी से कि मैं अपना मकान तुम्हें बेचूंगा, क्या तुम खरीदोगे 50 लाख में, और बी कहता है कि ठीक है मैं खरीदूंगा। और जो है सी जो है वो बी का बेटा है, ठीक है। अब मान लो कि सी ये नहीं कह सकते कि नहीं तुमने मेरी मकान बेचने की बात कही थी तो तुम्हें मकान बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो संविदा का पक्षकार होता है वो ही संविदा को परफॉर्म करा सकता है, उसके लिए केस कर सकता है, पर जो संविदा का पक्षकार नहीं है वो संविदा को परफॉर्म नहीं करा सकता। लेकिन इस जो सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल ये है, जो हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं या संविदा के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि संविदा का जो पक्षकार नहीं है वो केस नहीं कर सकता। पर इसका कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई जब बहुत सारे केसेस आते गए और भारतीय संविदा अधिनियम में कुछ अपवाद स्वीकार किए गए हैं, जहां पर यह है कि संविदा से अजनबी व्यक्ति, मतलब जो संविदा का पक्षकार नहीं है, वो भी संविदा को लागू करवा सकता है। तो पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट या भार के मामले में। ट्रस्ट या चार्ज मतलब भार, जैसे संविदा पर कोई भार है या कोई न्यास करा है, किसी के पक्ष में कोई न्यास का सृजन करा है, तो उस न्यास को लागू करने के लिए, उस संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए ऐसा व्यक्ति जो बेनिफिशियरी है, जिसके पक्ष में ऐसे न्यास का सृजन किया गया है, वो भी उस संविदा को लागू करवा सकता है। जैसे कि केस था ख्वाजा हुसैन वर्सेस हुसैनी बेगम का केस है, जिसमें एक बेटे के पिता ने, जो ख्वाजा हुसैन थे, उन्होंने एक लड़की के पिता के साथ में ये संविदा किया कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दोगे तो मैं उसे हर कुछ जो एक खर्चा है पानदान, मतलब एक पॉकेट मनी होती है, तो उससे ये कहा गया कि अगर तुम अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाओगे तो मैं उसको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है वो खर्चा है पानदान के रूप में दूंगा, और उसके लिए उसने उसकी एक जो एक मकान था जिससे कि हर महीने किराया आता था, उसके ऊपर भार अधिरोपित करा कि जो इस मकान से इनकम आएगी, किराया आएगा, उसमें से दूंगा। मतलब उसमें से दूंगा का मतलब ये हो गया कि इस मकान के ऊपर भार अधिरोपित हो गया कि इस मकान से जो इनकम होगी उसमें से मैं इसे हर महीने पैसे दूंगा। ये जो संविदा है वो दोनों पिताओं के बीच में हुई थी, लड़के के पिता और लड़की के पिता के बीच में, लेकिन इसमें लड़की के फेवर में हुई थी। मतलब लड़की जो थी, हुसैनी बेगम जो थी, वो
बेनिफिशियरी थी, हिताधिकारी थी, मतलब उसके हित में वो संविदा का निर्माण हुआ था। लड़की के पिता की डेथ हो गई और लड़की और उस लड़के में कोई अनबन हो गई, तो लड़की अपने मतलब लड़के के साथ में ही रह रही थी और वो अलग रहने लग गई। लेकिन उसको जब खर्चाए पानदान देने से मना कर दिया, मतलब उसका खर्चाए पानदान रोक दिया गया लड़के के फादर के द्वारा, ख्वाजा हुसैन के द्वारा, तो उसने कहा कि ये संविदा का पालन किया जाना जरूरी है और संविदा का पालन करवाने के लिए केस किया गया। तो उसमें ये एक प्ली लिया गया कि क्योंकि वो संविदा की पक्षकार नहीं थी, संविदा उसके पिता के द्वारा निर्मित की गई थी, इसलिए उसे अधिकार नहीं है कि वो संविदा को लागू करवा सके। तो कोर्ट ने डिसाइड करा कि कोई हिताधिकारी, कोई बेनिफिशियरी जिसके हित के लिए संविदा का निर्माण किया गया है और उसके लिए कोई ट्रस्ट बनाया जाता है या किसी संपत्ति पर कोई भार अधिरोपित किया जाता है जिससे कि उसको फायदा देना है, तो ऐसा हिताधिकारी उस संविदा का पक्षकार ना होते हुए भी उस संविदा को लागू करवा सकता है। दूसरा जो एक्सेप्शन है कि फैमिली मैटर्स होते हैं, जैसे कि विवाह है या बंटवारा है या कोई ऐसे जो मैटर्स होते हैं जहां पर भी कोई व्यक्ति संविदा का पक्षकार ना होते हुए भी उसको लागू कर सकता है। जैसे कि अगर पिता ने पुत्रों के साथ में संविदा करी है कि मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों पुत्रों में बांट देता हूं, लेकिन तुम्हें जो है अपनी बहन की शादी जब भी समय आए तुम्हें अपनी बहन की शादी करवानी होगी, तो ऐसे में पिता और पुत्रों के बीच में संविदा हुई है, लेकिन वो बहन जिसकी शादी की व्यवस्था की बात करी गई थी उस संविदा में, वो समय आने पर उस संविदा को लागू करवाने के लिए केस कर सकती है, भले ही वो संविदा की पक्षकार नहीं थी। तो ये एक अनादर एक्सेप्शन है कि जहाँ फैमिली मैटर्स होते हैं कि पिता ने अपने बच्चों को सारी प्रॉपर्टी दे दी और कहा कि अपनी माँ को हर महीने जब तक कि वो जिंदा रहे उसे कुछ मेंटेनेंस के लिए पैसे देना, तो वो माँ अगर पिता की डेथ हो जाती है तो माँ अपने मेंटेनेंस के लिए बच्चों के खिलाफ केस कर सकती है। यहाँ पर संविदा के संसर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो जो पारिवारिक मामले हैं जहां पर बंटवारे की बात होती है या विवाह या भरण पोषण की बात होती है, वहां पर भी ये लागू नहीं होता है। तीसरा है एक्नॉलेजमेंट, अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति का मतलब होता है कि किसी दायित्व को स्वीकार करना। जब कोई व्यक्ति किसी दायित्व को स्वीकार कर लेता है, जैसे कि मान लो ए और बी के बीच में ए को बी को कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, बी जो मतलब ए को कुछ पैसे उधार है उस पर और उसे वो पैसे करीब जैसे 10,000 रुपए है जो ए को बी को देने हैं, ठीक है। बी ये कहता है कि तुम ऐसा करो, जो मुझे 10,000 रुपए तुम्हें देने हैं वो तुम सी को दे देना, ठीक है, क्योंकि ए को सी को कुछ पैसे देने हैं, तो ए बी से कहता है कि जो पैसे तुम्हें मुझे देने हैं 10,000 रुपए वो तुम सी को दे देना, और बी इसके लिए तैयार हो जाता है, अभी स्वीकृति दे देता है। अभी स्वीकृति का मतलब होता है वो तैयार हो गया, रेडी हो गया कि ठीक है मैं वो पैसे सी को दे दूंगा। अब यहाँ पर ये संविदा हुई है ए और बी के बीच में, ठीक है। सी का इसमें संविदा में कोई वो पार्टी नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि बी ने सी के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार किया है, उसके प्रति अपनी अभिस्वीकृति दे दी है, इसलिए अब सी उस संविदा का पक्षकार ना होते हुए भी उस संविदा को लागू करवा सकता है। तो अभिस्वीकृति के द्वारा, एक्नॉलेजमेंट के द्वारा जब किसी तीसरे पक्षकार के प्रति किसी दायित्व को स्वीकार किया जाता है तो वो व्यक्ति संविदा का पक्षकार ना होते हुए भी उस संविदा को लागू करवा सकता है। फिर है एजेंसी। एजेंसी में भी ये है कि एजेंसी में भी जो एजेंट होता है वो हमेशा उसके द्वारा वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। तो एजेंसी में भी एजेंट के द्वारा किए गए कामों को, उसके द्वारा की गई संविदाओं को जो है वो लागू किया जा सकता है प्रिंसिपल के अगेंस्ट, भले ही कि वो उसका पक्षकार नहीं है। तो इस तरह
तरह से संविदा के संसर्ग का सिद्धांत तो ये कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वो संविदा के को लागू नहीं करवा सकता। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन इसके जो एक्सेप्शंस हैं कि इन मामलों में ये स्वीकार किया गया है कोर्ट ने विभिन्न अपने डिसीजंस के द्वारा कि इन एक्सेप्शंस में जो तीसरा पक्षकार है जिसको संविदा का पक्षकार ना होते हुए भी उससे लाभ मिल रहा है वो संविदा को लागू करवा सकता है। तो इस तरह से ये है संविदा के संसर्ग का सिद्धांत। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में दोनों तरीके से आ सकता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, या फिर संविदा के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों का आंसर ये एक ही आंसर है जो अभी हमने देखा है। तो अब ये है कि प्रतिफल का होना जरूरी है, लेकिन प्रतिफल का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि कोई अपनी 5,000 की चीज को 1,000 रुपए में भी वो प्रतिफल एक्सेप्ट कर सकता है। प्रतिफल का हमेशा कोई मनी के रूप में हो ये भी जरूरी नहीं है। प्रतिफल कोई सेवा भी हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई अनाज हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्रतिफल का ना तो एडिक्वेट होना जरूरी है, ना ही वो उसका कोई प्रॉपर फॉर्म में होना जरूरी है। प्रतिफल एक सर्विस के रूप में भी हो सकती है, और भूतकाल में की गई चीजें, भूतकाल में अगर कोई सर्विस की गई है या भूतकाल में कोई काम किया गया है, उसके बदले में अगर किसी चीज को देने का वचन दिया है, उसे क्षतिपूर्ति का या कोई इनाम देने का वचन दिया है, तो वो भी पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। जैसे कि मान लो कोई बच्चा डूब रहा है, एकदम फतेह सागर में गिर गया है बच्चा और डूब रहा है, और किसी ने छलांग लगाकर और उस बच्चे को बचाया है, और उसके पिताजी कहते हैं कि अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, बहुत अच्छा काम किया है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम घर आना, मैं तुम्हें इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ 5,000 रुपए का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ये भूतकाल में काम कर चुका है, तो उसके लिए ये वचन दिया है कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ये प्रतिफल कहलाएगा। तो प्रतिफल जो है भूतकाल में भी होता है, भविष्य में भी हो सकता है, और वर्तमान में भी हो सकता है। देने का वचन भी कोई कह सकता है कि मेरे खेत में जो फसल होगी वो मैं फसल जो है गेहूं की फसल, वो तुम्हें मैं सारी की सारी फसल जो है वो पर बोरी के हिसाब से इतने रुपए में मैं तुम्हें दूंगा। तो ये भविष्य में देने का वचन हो सकता है। तो ये हुआ प्रतिफल के बारे में। लेकिन अब ये हम अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि बिना प्रतिफल के अगर कोई करार होता है, संविदा होती है, तो वो करार शून्य होता है। ठीक है, प्रतिफल जरूरी है, और प्रतिफल हमेशा लॉफुल होना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, बदले में तुम सी का मर्डर कर लो। सी का मर्डर जो है वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, या मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तुम सी के हाथ पांव तोड़ के दिया, या उसका किडनैप कर लो, या कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट चुरा के ले आओ, या कुछ ऐसा। तो ऐसे जो है, ऐसा कोई प्रतिफल नहीं होना चाहिए जो कि लॉफुल ना हो। कंसिडरेशन मस्ट है, और कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल होना चाहिए। अब ये है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो शून्य होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्या बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इज इट राइट, इफ देयर एनी एक्सेप्शंस। इसके अपवाद है। क्या अपवाद है? कि जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। पहला अपवाद है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे फैमिली में भाइयों के बीच में हुआ, या भाई बहन के बीच में हुआ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ, या ऐसे पारिवारिक
जो रिश्तेदारी होती है, फैमिली के जो क्लोज रिलेशंस होते हैं, वहां पर कोई किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है या कोई भी चीज दे सकता है। जैसे एक भाई ने कहा कि यार मेरे पास तो 2 गाड़ी है, तो ऐसी पड़ी है, मुझे तो जरूरत है नहीं। दूसरे भाई को बोला कि ये मेरी गाड़ी है, तू रख ले, ठीक है। तो अब दूसरा भाई उसके बदले में तो उसे कुछ दे नहीं रहा है, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? ये तो बिना कंसिडरेशन का है, क्योंकि एक भाई दूसरे को गाड़ी दे रहा है लेकिन दूसरा भाई बदले में कुछ नहीं दे रहा है, तो ये बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फिर ये हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये वॉइड होना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शंस है कि जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, वहां पर इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात यह है कि ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नजदीकी रिश्तेदारों में होना चाहिए। नजदीकी रिश्तेदारी का मतलब होगा आइदर ब्लड रिलेशन और मैरिटल रिलेशन। मैरिटल रिलेशन का मतलब हो गया पति और पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, या ब्लड रिलेटिव्स। ब्लड रिलेटिव्स का मतलब होता है कि बाप बेटे के बीच में, भाई बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में है, या भतीजे, या कुछ जो भी हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, चाचा भतीजा हो गए, या कोई भी जो हमसे ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए। दोस्त इसमें नहीं आएंगे, दोस्तों के बीच में चाहे कितना भी अफेक्शन हो, लेकिन दोस्त इसके अंदर कवर नहीं होंगे। हमेशा वो व्यक्ति, 2 व्यक्ति जिनके बीच में या तो रक्त संबंध हो या फिर वैवाहिक संबंध हो। वैवाहिक संबंध में मतलब पति पत्नी हो गए, या पत्नी के माँ बाप, भाई बहन, वो वैवाहिक संबंध में आएंगे। दूसरी बात यह है कि उनके बीच में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, मतलब उनके बीच का जो संबंध है, वो संबंध में जो है उनमें हार्मोनी होनी चाहिए, आपस में उनके बीच में प्रेम होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई है, झगड़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं और एक दूसरे से बोलचाल बंद है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दूसरी बात ये है कि लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अभी तक हमने क्या देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो वर्बल भी हो सकते हैं, इशारों में भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हम यही देख रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें स्पेशली मेंशन कर रखा है सेक्शन 25(1) में कि जहां पर बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और सिर्फ लव एंड अफेक्शन के बिहाफ पर हो रहे हैं, इट शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। ये राइटिंग में और रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी करा है कि कल को प्रतिफल ना दिया है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं हो जाए। मान लो कि आज 2 भाई हैं, 2 भाइयों में से एक भाई के पास काफी अच्छा मतलब खूब पैसा है उसके पास में, और उसके पास कोई कमी नहीं है, और दूसरा भाई जो है वो थोड़ा सा उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा लो है। दोनों के पैतृक संपत्ति जो है कि एक पिताजी का घर था जिसमें दोनों भाइयों का हिस्सा है, ठीक है। अब एक भाई जिसके अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है वो फॉरेन में रहता है, अमेरिका में रहता है, और वो कहता है कि अरे मुझे तो घर की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत है। और दूसरा भाई जो इंडिया में रहता है और जिसकी अच्छी स्थिति नहीं है फाइनेंशियली, उसको कहता है कि देख मेरा तो मुझे इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, 2 कमरे जो मेरे हिस्से में हैं वो भी तू ही रख ले, तू इस घर को, तू यहीं रहता है और तू इस पूरे घर को यूज कर, और मेरे हिस्सा जो है वो भी मैं तेरे को देता हूँ, ठीक है। अब आज उसने दे दिया, अगर ये वर्बल रहे, आज उसने दे दिया, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद उसके बच्चे आके कहते नहीं नहीं मेरा भी हिस्सा, हमारा हिस्सा है, वर्बल बोला था पिताजी ने, आपके पास क्या प्रूफ है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि क्योंकि ये बिना कंसिडरेशन का होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि ये हमेशा राइटिंग में
और रजिस्टर्ड हो। इसको राइटिंग में और रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी कहा गया है इस एक्ट में, इस सेक्शन में, सेक्शन 25A में 1 में, कि इट शुड बी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। तो ये राइटिंग में और रजिस्टर्ड का होना जरूरी है। तो इसमें 3 बातें हैं। पहला है नजदीकी संबंध होने चाहिए, या तो ब्लड रिलेशन हो या मैरिटल रिलेशन। दूसरी बात यह है कि लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। एक केस था राजल की देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, ठीक है। इस केस में ये था कि हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़ा था, खूब झगड़ा हो रहा था, डाइवोर्स का केस भी चल रहा था और हमेशा वो ढंग से बात भी नहीं करते थे और इस तरह से झगड़ा था। तो हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि देख, तू मुझे ना डाइवोर्स दे देगी इजीली तो मैं अपनी जो मेरा इस घर में हिस्सा है वो तुझे दे दूंगा। उनके बीच में एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो उसने कहा कि ये मैं अपना घर का जो हिस्सा है वो तेरे नाम कर दूंगा, जो मेरा हिस्सा है वो भी। तो वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया। अब यहाँ पर हस्बैंड ने उसे अपने प्रॉपर्टी दे दी, अपने नाम के हिस्से की, लेकिन बदले में वाइफ ने तो कुछ नहीं दिया, ये बिना कंसिडरेशन का हुआ। तो इसलिए बाद में जब उसने मना कर दिया हस्बैंड ने और वाइफ ने केस किया कि ये मुझे, मैंने इसने कहा था डाइवोर्स दे दो और मैंने इसको डिवोर्स दे दिया, तो यहाँ पर ये कोर्ट ने डिसाइड करा कि ये विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये वॉइड है। क्योंकि यहाँ पर क्या बातें हैं, दोनों के बीच में मैरिटल रिलेशन था, मतलब वो नजदीकी रिश्तेदार थे, लेकिन लव एंड अफेक्शन नहीं था। तो जो लव एंड अफेक्शन होना चाहिए उसे यहाँ पर कंसिडरेशन के रूप में कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर पक्षकारों के बीच में अफेक्शन नहीं है तो सारे तत्व होने के बाद में, सारे एलिमेंट्स होने के बाद में भी वो बिना कंसिडरेशन का माना जाएगा। तो पहला एक्सेप्शन है कि पक्षकारों के बीच में नजदीकी संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो या ब्लड रिलेशन हो, उनके बीच में लव एंड अफेक्शन हो, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में और रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर राइटिंग में नहीं है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि प्री वॉलंटरी सर्विसेज। प्री वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी दूसरे के लिए भूतकाल में कोई काम कर चुका है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा डूब रहा है और कोई खड़ा हुआ देख रहा है कि अरे ये बच्चा डूब रहा है, वो तुरंत छलांग लगाता है और उस बच्चे को बचा के ले आता है। तो ये प्री वॉलंटरी सर्विस है, मतलब उसे किसी ने कहा नहीं कि तुम बच्चे को बचाओ, उसने अपनी इच्छा से, ठीक है, बचाया है उस बच्चे को। तो वो उसने जो काम किया है उस प्री वॉलंटरी सर्विस के बदले में दूसरा पक्षकार जिसके लिए उसने वो काम किया है, जिसके लिए भी उसने वो काम किया है, वो दूसरा पक्षकार उसे कुछ देने का वचन देता है, ठीक है। तो ये वचन जो है ये भी एज ए प्रॉपर कंसिडरेशन माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकते है कि फिर बाद में मान लो कि बच्चा डूब रहा है और बच्चे को डूबने से बचाया है और उस वक्त वो बहुत इमोशनल होते कहते हैं कि अरे तुमने तो मेरे बच्चे को डूबने से बचाया है और मेरा तो इकलौता बच्चा है और मैं तुम्हें, तुम शाम को घर आना, मैं तुम्हें तो 1 लाख रुपए इनाम देता हूँ। और बहुत इमोशनल हो जाता है उस वक्त, और शाम को जब वो घर इनाम लेने जाता है तो कहता है कि अरे 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो तुम मत बचाते मेरे बच्चे को, मैंने थोड़ी ना तुम्हें कहा था बचाने के लिए। तो वो ऐसे नहीं कह सकता, भले ही उसने उसको बचाने के लिए नहीं कहा, लेकिन क्योंकि उसने अपनी इच्छा से सर्विस करी है, भले ही उसने अपनी इच्छा से करी है, उसे नहीं कहा गया, लेकिन इस प्री वॉलंटरी सर्विस के बदले में अगर कोई वचन दिया है उसे कुछ देने का, तो फिर वो वचन से बाध्य होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसे 1 लाख रुपए दे रहा हूं तो इसने बदले में मेरा कोई काम करने के लिए, तो मैंने तो कहा नहीं था, इसने जो करा है वो अपनी इच्छा से करा है, मेरे वचन के बदले में काम नहीं करा है, तो ये बिना कंसिडरेशन का होगा।
जो प्री वॉलेंट्री सर्विसेज है वो, जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई नौकर है, जिंदगी भर अपने मालिक की सेवा कर रहा है और फिर लास्ट में मालिक कहता है, अपनी वसीयत में लिख देता है कि भाई इस नौकर ने मेरी जिंदगी भर सेवा करी है तो मैं अपना ये मकान इसके नाम कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई वो नौकर ने सेवा करी है तो बदले में तो उसको सैलरी मिली थी, या किसने कहा था उसको बहुत ज्यादा करने के लिए, या किसने क्या कहा था। ये प्री वॉलंटरी सर्विस जो है वो एज ए कंसिडरेशन माना जाता है, प्रॉपर कंसिडरेशन, भले ही उससे किसी ने कहा हो या ना कहा हो और उसने अपनी इच्छा से करी। तो इस तरह से प्री वॉलंटरी सर्विसेज जो है वो प्रॉपर कंसिडरेशन माना जाता है। तीसरा है, अगर किसी जो लिमिटेशन बार्ड, टाइम बार्ड डेट है, टाइम बार्ड डेट का मतलब ये होता है, आपको जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एक लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है, परिसीमा अधिनियम, जिसने कि हर तरह के मामलों को, केस को कोर्ट में पेश करने की नियत सीमा है, समय सीमा है कि जैसे 1 महीने के बाद में कोर्ट में केस नहीं ला सकता है, या 3 महीने में, या 6 महीने में, या 3 साल में, हर तरह के केस को करने की कोर्ट में एक लिमिटेशन है। जैसे कि मान लो किसी को पैसे उधार दिए हैं आपने और उसने कहा कि मैं 1 साल बाद पैसे लौटा दूंगा, तो 1 साल बाद वो पैसे नहीं लौटा रहा है तो आपको 3 साल के अंदर अंदर, जिस तारीख को वो पैसे, आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट में मुकदमा पेश करना होगा। अगर आप 3 साल के बाद करेंगे तो आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लिमिटेशन। एक लिमिटेशन के अंदर अंदर आपको केस करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी लिमिटेशन खत्म हो गई, मान लो आपने ए है और ए बी से पैसे मांगता है, उसने पैसे उधार दे रखे थे 2 लाख रुपए, और बी ने कहा कि मैं आपको 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए विद इंटरेस्ट दे दूंगा। 6 महीने हो गए, बी ने पैसे नहीं दिए, अब ए को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी थी, ए ने कानूनी कार्रवाई करी नहीं, 3 साल का समय निकल गया। अब 3 साल का समय निकलने के बाद में क्या होता है, ए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि लिमिटेशन के बाद में कोई भी मुकदमा कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जाएगा। अब अगर बी ये कहता है लिमिटेशन खत्म होने के बाद में बी इस चीज को स्वीकार करता है, तो राइटिंग में होना चाहिए, है ना, ये हमेशा राइटिंग में, और उसके सिग्नेचर के साथ में वो कहता है, ए को लिख के देता है कि मुझे जो आपको 2 लाख रुपए देने हैं वो 2 लाख रुपए मैं आपको अगले 6 महीने में चुका दूंगा। तो ये समय सीमा निकलने के बाद में जो ऋण लिया था उस ऋण को चुकाने के लिए उसने राइटिंग में अपने सिग्नेचर के साथ में अगर उसने कोई वचन दिया है तो ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि जो 2 लाख रुपए दिए थे लीगली तो ये वसूल कर नहीं सकता था, एक तरह से उसके तो खत्म हो गया था, वो लीगली ले नहीं सकता था, कोर्ट में केस कर नहीं सकता था, तो एक तरह से ए के तो डूब गए। मतलब ए के लिए तो ये होगा कि वो जो 2 लाख रुपए उसने बी को दिए थे उसके वो 2 लाख रुपए डूब गए, क्योंकि उसने टाइम रहते हुए समय के अंदर कोर्ट में उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ए के लिए तो वो पैसे डूब गए। अब बी उसी पैसों को अगर वो देता है तो बदले में ये कहा जाएगा कि ए के तो पैसे डूबे हुए थे, तो 2 लाख रुपए बी जो उसे दे रहा है बदले में ए तो उसे कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने जो पहले पैसे दिए थे वो तो उसके डूब गए थे। तो यहाँ पर ये जो वचन होगा तो लिमिटेशन निकलने के बाद में बी दे रहा है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो राइटिंग में होना चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो बाद में मुकर जाए कि मैंने तो नहीं कहा था या मैंने कब कहा था। तो इस तरह से ये जो 3 एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शंस बताते हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो सकता है इन 3 परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थिति? जहां पर पक्षकारों के बीच में नजदीकी संबंध है, उनके बीच में वैवाहिक या रक्त संबंध है, और उनके बीच में लव एंड अफेक्शन है। तो
और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में और रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के है इसलिए खाली वर्बल होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा है प्री वॉलेंट्री सर्विसेज, जहां पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के लिए अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कोई काम कर चुका है और उस काम के बदले में दूसरा पक्षकार उसे कुछ देने का वचन देता है, तो ये भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है। और तीसरा ये है कि टाइम बार्ड डेट, ऐसा ऋण जो कि अवधि बाधित हो गया है, जिससे कि हम समय सीमा से बाहर होने की वजह से कानूनन वसूल नहीं कर सकते, अगर उस ऋण को चुकाने का वचन दिया जाता है, ऐसा वचन जो कि लिखित में होना चाहिए और सिग्नेचर के साथ में होना चाहिए, ऐसा वचन भी प्रॉपर कंसिडरेशन माना जाएगा। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडरेशन पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये है कि क्या बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या बिना प्रतिफल के किया गया संविदा शून्य है, इसके अपवाद बताइए। तो आपको ये 3 अपवाद बताने हैं। दूसरा आ सकता है संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, या संविदा के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, इसके बारे में आप बताएं। तो आपको वो पूरे जो हमने देखे थे ट्रस्ट और या चार्ज, एक्नॉलेजमेंट और ये विवाह संबंध, ये सारे बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कंसिडरेशन क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से होता है, कितना हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर हमने टॉपिक आज कंप्लीट किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कैसे पूछूं, अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे, अगर कुछ नहीं समझ में आ गया बिल्कुल कॉल कर सकते हो। और बाकी आप बुक में से पढ़िए अच्छे से, और बाकी कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है। तो कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लेना। पर पहले ये कि आप पहले बुक में पढ़ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है। ठीक है मैम। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू मैम।